नमस्कार, न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन की टॉक सिनेमा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल वीमेंस डे का मौका है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस मौके पर बात करने के लिए हम हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना। और उनसे बात करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये किताब है जिसका नाम है बॉलीवुड वीमेन एंड इंडियन सोसाइटी। हाल ही में ये किताब मुझे पढ़ने को मिली, देखने को मिली, जिसको अभी तक मैं पूरी पढ़ नहीं पाया हूँ। लेकिन इसमें कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें दी हुई हैं। सिनेमा में महिलाओं की भागीदारी किस तरह से रही है पर्दे के ऊपर ख़ास तौर पे, और चूँकि सिनेमा एक बहुत सशक्त माध्यम है जिसको सिर्फ़ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसके असर इंसानों के ऊपर, हम सबके ऊपर कहीं अधिक गहरे होते हैं, और कुछ न कुछ हमारे व्यक्तित्व के ऊपर और हमारे कामों के ऊपर वो असर डालते हैं। इसलिए सिनेमा को बनाने वालों से भी एक संजीदगी की उम्मीद की जाती है, और इसीलिए उसका इस तरह से एक सोशियो पॉलिटिकल विश्लेषण किया जाता है ताकि हम उसको, उसके बनाने वाले की मानसिकता को, उसके पहलुओं को समझ सकें और उसमें और एक ज़िम्मेदारी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक इन्फ्यूज़ कर सकें। तो इस किताब के बहाने हम बात करना चाह रहे हैं आज डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना जी से। इस किताब में फ़िल्मों में, सिनेमा में, ख़ास तौर पे हिंदी सिनेमा में महिलाओं के किरदार को, महिलाओं की भूमिका को 4 कैटेगरीज़ में मोटे-मोटे तौर पर बाँटा गया है, जिसमें वीमेन सेंट्रिक फ़िल्म्स इन बॉलीवुड, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी इन बॉलीवुड, फेमिनिज़्म एंड लिबरेशन इन बॉलीवुड, सोशल इक्वेशंस इन बॉलीवुड। तो ये 4 वो पहलू हैं जिनके आधार पे तमाम सिनेमाओं के उदाहरण लेते हुए, उनका ज़िक्र करते हुए कई रचनाकारों ने, मेरे ख़्याल से 10 से अधिक रचनाकार हैं, करीब 15 रचनाकार हैं इसमें, 20 रचनाकार हैं। 20 रचनाकार हैं, उन्होंने अलग-अलग पहलुओं पे चर्चा की है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए चर्चा करने के लिए इस किताब से बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती थी। लेकिन हम एक चीज़ और बतौर डिस्क्लेमर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये सिनेमा में महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं की भूमिका को लेके एक चर्चा नहीं है, बल्कि इस किताब पे चर्चा है। और डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना चूँकि इस किताब के संपादक हैं, और उनके परिचय के तौर पे मैं बता दूँ कि वो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के फाउंडर डीन हैं स्कूल ऑफ मीडिया के। और इसके अलावा दिल्ली के प्रतिष्ठित, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में होने वाले सीनियर्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के वो फेस्टिवल डायरेक्टर हैं, जो कि पिछले 5 सालों से एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है। वो लगातार देशी विदेशी सिनेमा, जो कंटेम्प्रेरी सिनेमा है, वो भी जो पुराने समय का है, मास्टर्स का बनाया सिनेमा है, उसके भी बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं, उसको देखते रहे हैं, गुनते रहे हैं, समझते रहे हैं। तो उनसे इस विषय पे बात करना कई लिहाज से बहुत मुफीद होगा। और एक बार फिर से मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें यहाँ पे उन सिनेमा पे चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इस किताब के ऊपर चर्चा हो रही है जिसके ये संपादक हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि आखिर इस किताब को लिखने की या इसको अस्तित्व में लाने की भूमिका कैसे बनी? इसकी भूमिका आशीष जी ये है कि जैसा आपने अभी बताया हमारे दर्शकों को कि हम हर साल एक सिनेस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करते हैं, जिसके 5 संस्करण हो चुके हैं। उसी तरह से हम यहाँ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन में हर साल एक मीडिया सेंट्रिक कॉन्फ्रेंस करते हैं, आई कैन। और ये कॉन्फ्रेंस 2018 में शुरू हुई थी। अभी हमने उसका 6ठा संस्करण किया है, जो कि स्टैगर्ड था, जो अलग अलग लोकेशन पे हमने किया था। डीएमई में किया, मानव रचना यूनिवर्सिटी में किया, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में किया, और ढाका में बांग्लादेश में उसका हमने अंतिम 2 दिन के सत्र किए। तो हर साल ये जो हमारी मीडिया कॉन्फ्रेंस है, हर साल इसमें एक अलग थीम होती है। तो जो सेकंड एडिशन था हमारा आई कैन कॉन्फ्रेंस का, इसकी थीम इंडियन सिनेमा के ऊपर थी। तो इसलिए सिनेमा और उसके साथ साथ जो एंटरटेनमेंट है या जो अब ऑल्टरनेट मीडिया है, इस सब पर को लेके हमने एक कॉन्फ्रेंस की। तो जाहिर तौर पर इसमें जो पेपर्स थे वो फिल्म और उससे जुड़े हुए विषयों पर ही आए। लगभग 150 पेपर आए, और हमने 5 किताबें छापी, क्योंकि हम जो भी पेपर्स आते हैं उनको पब्लिश करते हैं। उसमें से ये एक प्रमुख किताब है। और इसमें जो भी महिलाओं से या महिला और सिनेमा से जुड़े हुए जो भी विषय थे, उस पर हमने मुख्य रूप से चर्चा की। और जैसा कि अभी आपने बताया कि इसमें 4 चैप्टर्स हैं, तो अलग अलग तरह से हमने उन जो पेपर्स थे, जो आर्टिकल्स थे आए, उनको अलग अलग भागों में बांट के इस पूरे कार्य को किया। और ये चूंकि पेपर से इसका जो श्रेय है पुस्तक का, वो सबसे पहले तो उन ऑथर्स को जाता है, उन रिसर्चर्स को जाता है, जिन्होंने इस पुस्तक में अपना योगदान दिया है।
मेरी भूमिका सीमित है एक संपादक के रूप में। तो वो उसके अंतर्गत मैंने जिस तरह से, और मेरे दो सहयोगी भी इसमें मेरे साथ संपादन में थे, डॉक्टर मनमीत कौर और दिव्या रस्तोगी। तो उनको भी श्रेय जाता है जिस तरह से इस पुस्तक का स्वरूप निकल के आया है। तो ये तो भूमिका हुई कि पुस्तक कैसे आई। अगर ये उपयोगी बन पड़ी है तो अच्छा है, क्योंकि हम एकेडमिक फील्ड में यही करते हैं कि अगर हम कुछ अच्छे विषयों पे कुछ अच्छी सामग्री आती है तो उसको अगर इस तरह से हम पब्लिश कर पाए, लोगों तक पहुंचा पाए, तो आगे आने वाले जो फिल्म के विद्यार्थी हैं, जो फिल्म पे शोध करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस तरह का काम, इस तरह की पुस्तक उपयोगी साबित हो सकती है। जी आशीष जी। आशीष जी, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आपको मेरी आवाज आ रही होगी? जी जी आ रही हो। माफी चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि इस पुस्तक में जो चर्चा है, जी 4 मुख्य रूप से कैटेगरीज हैं। जी विमेन सेंट्रिक फिल्म्स इन बॉलीवुड, जिसमें मदर जी इंडिया की बात होती है, भूमिका, अर्थ, मिर्च मसाला, दामिनी, बैंडिट क्वीन, इस तरह से जी तमाम फिल्में हैं। तो इनमें वो कौन सी वो खास फिल्में हैं जिनको जो आपको लगता है कि जिन्होंने भारतीय सिनेमा को, खास तौर पे भारतीय हिंदी सिनेमा को एक खास दिशा दी या बहुत महत्व रखती है उस समय के सिनेमा में बदलाव लाने में? जी। देखिए आशीष जी, जब हम वीमेन सेंट्रिक फिल्मों की बात करते हैं, मतलब महिलाओं पर आधारित फिल्मों की बात करते हैं, तो इसके कई तरह के डायमेंशन है, बहुत तरह के आयाम हैं। और मदर इंडिया का जैसे आपने जिक्र किया, तो मदर इंडिया 1957 में बनी थी। तो 1957 से 2023 के बीच फिल्म निर्माण को लेके, फिल्म के प्रति फिल्म मेकर जिस तरह से बनाता था उसको लेके, महिलाओं की स्थिति को लेके भी, अब महिलाओं की स्थिति 1957 वाली नहीं है, महिलाओं के मुद्दे भी वो नहीं है। तो ये सारी चीजें, लेकिन एक मूल बात है कि महिलाओं का समाज में स्थान, उनको एक जो उनका स्टेटस है, उस स्टेटस को उसको कितना मेंटेन करती है, उसके बारे में कितनी बात करती है फिल्में। फिर उसके बाद जो वेस्टर्न थॉट हमारे इंडिया में भी आया, अन्य विकासशील देशों में आया है, जो वीमेन्स लिबरेशन की आप बात करते हैं, महिला स्वतंत्रता की बात करते हैं, और उससे होते हुए हम वीमेन इमेंसिपेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, तो सारी, तो आज की जो फिल्में हैं पहले की फिल्मों के मुकाबले वो काफी अलग हैं और महिलाओं के विभिन्न पक्षों को दिखाती हैं। मदर इंडिया में से लेके मिर्च मसाला तक, मिर्च मसाला का भी जैसे जिक्र अगर हम करें, तो एक सहकारिता आंदोलन जो समाज से निकला, उसमें महिलाओं ने किस तरह की भूमिका अदा की, तो इस तरह की चीजें भी हैं। लज्जा का भी हम उल्लेख कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक सामाजिक ताना बाना, पारिवारिक ताना बाना, जिसमें शादी से जुड़े हुए मसले हैं, शादी में पत्नी की क्या भूमिका है, शादी के बाद पत्नी का क्या स्टेटस होता है, तमाम चीजें हैं। तो एक इस तरह की हम बात कर सकते हैं, इस तरह की फिल्मों की बात कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, अगर हम पिछले एक दशक की फिल्मों की बात करें, जैसे कि क्वीन की अगर हम बात करें, तो एक ऐसी फिल्म जो इस सवाल को हमारे सामने उठाती है कि शादी क्या जरूरी है, अगर जरूरी है तो लड़की की क्या भूमिका है, क्या लड़का ही आगे तय करेगा कि किस लड़की से शादी करनी है कि नहीं करनी, क्या लड़की ये तय नहीं कर सकती, शादी के बाद की क्या स्थिति है। तो हालांकि एक अलग तरह की चीज दिखाई गई जहां पर वो हनीमून भी अकेले लगाने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसकी आइडेंटिटी। तो जो महिलाओं की आइडेंटिटी की बात है, उनकी पहचान की बात है, इस तरह के मुद्दों को फिल्में उठाती हैं।
एक और बात, जैसे कि अगर एक और तरह की फिल्में हैं जिसमें महिलाएं हैं लेकिन वो अलग तरह से हैं, जहां पर महिलाओं को हम कह सकते हैं कि एक एक रोल मॉडल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे कि मैरी कॉम की बात कर सकते हैं। उसने एक महिला जो जिसने स्पोर्ट्स में जगह बनाई, ऐसे क्षेत्र में जगह बनाई जहां महिलाओं के लिए पहले ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। हम देखते हैं कि अगर हम जब महिला स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो पिछले 15-20 सालों में ही परिवर्तन आए हैं, बड़े परिवर्तन 10 साल के अंदर आए हैं। ऐसे में एक लड़की जो महिलाओं के क्षेत्र में घुस के अपनी जगह बनाती है, तो उस तरह से बैंडिट क्वीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक और फिल्म का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, जैसे कि बैंडिट क्वीन है। बैंडिट क्वीन भी महिला प्रधान फिल्म है, और वो महिला जो दस्यु है उसको कैसे दिखाती है तो एक अलग मुद्दा, लेकिन खास बात यह है कि एक पुरुष प्रधान समाज को तोड़ के, रूढ़ियों को तोड़ के एक महिला बदला लेती है। अगेन यहाँ बदले की बात इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि वो महिला अपनी आइडेंटिटी, अपनी जात की आइडेंटिटी, जो दबी कुचली महिलाओं हैं उनकी आइडेंटिटी बन के उभरती है। तो कहीं एक मैसेज चला जाता है। नो वन किल जेसिका का जैसे उल्लेख, जो लेख छपा है पुस्तक में, उसका दिया गया है कि किस तरह से एक महिला जो है लड़ाई लड़ती है अपनी बहन के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। कहानी का हम जिक्र कर सकते हैं तो ये बहुत सारी, हाईवे का हम जिक्र कर सकते हैं जो कि पिछले एक दशक के बीच में बनी हुई फिल्म है। तो ये सारी फिल्में कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित हैं, और महिलाओं की जो पहचान है और उनका जो संघर्ष है और जिस तरह की जो स्ट्राइव कर रही है जिस जगह के लिए, तो इस तरह के मुद्दों को आगे उठाती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। महिलाओं के जिन पक्षों को आपने बताया सिनेमा में इस्तेमाल किया गया है, जैसे महिलाओं के उनकी आज़ादी को लेके, और हमारे समाज में शादी एक किसी भी स्त्री, किसी भी लड़की के जीवन में शादी को लेके कितना बड़ा एक बात मानी गई है। एक ज़माने में मतलब प्रेमचंद की कहानियों के समय से लड़की की शादी के लिए किसान कर्ज लेता है, और उस समय से लेके तो वो शादी, लड़की की शादी और उसकी आज़ादी, ये दोनों एकदम सिक्के के विपरीत पहलू है, जिसको पिछले कुछ समय के सिनेमा में, जब से विमेन एमेंसिपेशन और महिला स्वच्छंदता और महिला स्वतंत्रता की बात होने लगी है, हमारे सिनेमा में भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जिस तरह के अपने फिल्मों का नाम लिया, वो क्वीन और तमाम मैरी कॉम, इस तरह की तमाम कहानियां, तो महिला के स्वतंत्र अस्तित्व को लेके जिस तरह से पिछले 2 दशक में फिल्में बनी हैं, चक दे इंडिया, क्वीन, मैरी कॉम, मर्दानी तो बल्कि जैसा कि यहाँ पे आशीष जी, मर्दानी के बारे में मैं कुछ मर्दानी के ट्रैप में मैं बार-बार आ जाता हूँ, क्योंकि मर्दानी का जिक्र किताब में आता है और मर्दानी का नाम लेना पड़ता है। और मैं चाहूंगा कि मर्दानी को इसमें रखा गया है। मर्दानी को आमतौर पे लोगों ने एक महिला, जिसकी कैमोफ्लेजिंग तो की गई थी एक महिलावादी, नारीवादी फिल्म के तौर पे, लेकिन उसमें बहुत सारे कमर्शियल और बॉक्स ऑफिस के मसाले भरपूर थे। तो मैं चाहूंगा आपकी इस पे विशेष टिप्पणी, क्योंकि पुस्तक में भी इसका जिक्र है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मसालों से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि फिल्म एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है, और ये सही मायने में मास मीडिया, जो मास मीडिया की बात करते हैं, यही एक मास मीडिया है जो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब आदमी देखता है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए फिल्म में, वो तो ऑल इंक्लूसिव अप्रोच है, मान लिया इस बात को। लेकिन जब हम थॉट की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हमें क्लैरिटी होना, एज ए फिल्म मेकर क्लैरिटी होना जरूरी है। तो जो हमारा समाज का ढांचा है उसमें ज्यादातर ये माना जाता है कि महिला अगर पुरुष की तरह आचरण करने लगी, इसका मतलब वो स्वतंत्र हो गई। मतलब अगर आदमी हवाई जहाज उड़ाता है तो महिला भी उड़ाने लगी, तो इसका मतलब एम्पावरमेंट हो गया। नो डाउट अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, नकार नहीं रहा इस बात को, लेकिन ये इस तरह का थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है। महिला की तरह जीवन में आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है, घरों में भी देखा है कि जिसके 2 लड़कियां 3 लड़कियां हैं, तो वो किसी एक लड़की को ये मानता है ये मेरा बेटा है। ये अजीब सी अपने आप में एक तो वो मतलब लड़की की परिणति मेल होके ही है, फीमेल होके नहीं है। ये जो सोच है, ये अजीब सुपीरियरिटी, मेल सुपीरियरिटी, मेल डोमिनेंस, जो समाज का एक पेट्रियार्चल हमारा, हाँ, ये जो सोच है मर्दानी नाम में ही वो रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे आपत्ति है इस तरह की सोच और इस तरह की फिल्मों से। जी हाँ, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ी बारीक सी रेखा रह गई है, क्योंकि इतना घालमेल हो गया है एक मीनिंगफुल सिनेमा में या सिंसियर सिनेमा में
और कमर्शियल सिनेमा में या उसके जो फॉर्मूले जिस तरह से इन्फ्यूज किए जाते हैं उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत आसान नहीं रह गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं के किरदार तो बदल गए हैं। पहले महिलाएं चलिए गाना गाने और हीरोइन और वो क्या करती है उसके पेशा ये सब दिखाने का कोई मायने ही नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में महिलाओं को आप पायलट भी दिखा देते हैं और उसको रॉ की एजेंट भी दिखा देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन वही महिला को फिर आप ऑब्जेक्टिफाई भी करते हैं उसी सिनेमा में, उसी नैरेटिव में, उसके आप गाने भी गवाते हैं, उसके कपड़ों के साथ भी आप अपनी इच्छा चलाते हैं तरह तरह के। तो वो ग्लैमर वाला क्वेश्चन जो है उससे आप बच नहीं पाते हैं और उसको लगातार आप हाईलाइट करते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फिल्म मेकर के मोटिव पे और उसका इंटेंशन क्या है इसको लेके थोड़ा फर्क साफ होता है कि उसकी मेकिंग किस तरह की है। तो मेरे ख्याल से किताब को लिखते समय, इसका संपादन करते समय ये भी एक चुनौती आप लोगों के सामने जरूर आई होगी कि फिल्मों को कैसे छांटा जाए, क्योंकि सिर्फ नैरेटिव या किरदार के आधार पे छांटा अगर जाए तो उसमें बहुत सारा ट्रैश, जिसको ट्रैश ही कहना ठीक होगा, बॉलीवुड का मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा में से आ जाता है। तो ये चुनौती मेरे ख्याल से आपके सामने आई होगी, तो आपने किन मानदंडों का इस्तेमाल किया इसको? देखिए, एज ए संपादक के रूप में आशीष जी, ऑनेस्टी की बात यह है कि हमारे पास जो ऑथर का लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको बहुत बदलने का नहीं होता, क्योंकि वो शोध आधारित है सारा। लेकिन फिर भी एज फिल्म एंथुसियास्ट मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ऑथर्स के भी बिहाफ पे अगर कुछ बता पाए, क्योंकि आपकी चर्चा लगातार होती रही होगी। जी। तो उसमें जो ये जो एस्पेक्ट है सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेके, ये निश्चित रूप से बड़ा ही मुश्किल एक समस्या है फिल्मों के साथ, क्योंकि फिल्म एंटरटेनमेंट का माध्यम है और जब भी महिला हो, चाहे वो किसी भी किरदार में हो, महिला से लेके बहन का हो, भाभी का हो, कोई रोल हो, या तो फिल्म मेकर क्या करता है उसमें से ही किसी कैरेक्टर का एक ग्लैमर वाला एस्पेक्ट जोड़ देता है कैरेक्टर में। अगर वहां संभव नहीं होता है तो वो सिर्फ ग्लैमर के लिए एक हीरोइन को रखता है जिसका काम केवल ग्लैमर को ही दिखाना है। तो ये जो समस्या है फिल्म मेकर्स की, तो उसमें क्या होता है कि जो एक अच्छी फिल्में हैं, जो वो फार्मूला फिल्मों के चक्कर में पड़ के वो जो अपने कहीं ना कहीं भटक जाती हैं अपने जो भी उनका मेन, जैसे कि हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात करें, एक अच्छी फिल्म, लेकिन अब उसमें सारा फोकस जो था वो जीनत अमान को ग्लैमरस तरीके से दिखाना था, उनको बिना मतलब इस तरह से दिखाना था कि वो पूरी तरह से, जैसे आपने कहा ना कि ऑब्जेक्टिफिकेशन, तो ऑब्जेक्टिफिकेशन पे ही सारा ध्यान केंद्रित था। तो इसके अलावा अगर हम और फिल्मों की बात करें इस दृष्टि से, तो डर्टी पिक्चर्स जैसे अगर हम ले लें, तो डर्टी पिक्चर्स में नामी डर्टी पिक्चर्स है और महिला का जितना ऑब्जेक्टिफिकेशन हो सकता था वो उतना उसमें करने की कोशिश की गई है। तो ये जो सोच है फिल्म मेकर की, हम फायर का भी जिक्र कर सकते हैं। जिस समय फायर बनी थी वो कम से कम, अभी तो काफी पुरानी बात हो गई, उतना LGBTQ को लेके उतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए उसका काफी विरोध भी हुआ। लेकिन इस तरह की जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग कैटेगरी में चली जाती हैं, क्योंकि वो समाज में जो कुछ विडंबनाएं हैं, समाज में जो सोच के लेवल पर या जो, तो उन चीजों को परिलक्षित करती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम फायर जैसी फिल्में बनाते हैं तो वो निश्चित रूप से एक सार्थक बहस की तरफ जाती है कि जो अभी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो जो जहाँ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की बात भी आ जाती है यहाँ पे, उसके आगे अगर हम बात करें तो थर्ड जेंडर भी आ जाती है, उसका कितना डिपिक्शन है, हालांकि अभी हम महिलाओं के बारे में कहते हैं। तो ये सारी फिल्में जो है इसमें थोड़ा सा मुश्किल तो है ही है इस तरह की चीजों को पर रिसर्च करना, उनके बारे में लिखना। लेकिन मुझे लगता है अगर फिल्म मेकर समझदार है और उसकी जो सेंसिटिविटी का लेवल है, जो संवेदना का स्तर है, वो ऐसा है कि वो इन विषयों को हैंडल कर सकता है, तो ठीक है। ग्लैमर को सिर्फ ग्लैमर के लिए दिखाना ये मेरी समझ में नहीं आता। फिल्मों की बात है, लेकिन अगर मैं जिक्र करूं, अब चूंकि वेब सीरीज का जमाना, अगर हम बिल्कुल नवीनतम बातें करें, शी जैसी सीरीज, वेब सीरीज हमने देखी, बहुत अच्छी सीरीज बनाई, बट लेकिन वही समस्या है कि महिला की जो अंतिम परिणति यही है कि जब वो सारे काम कर पाए जो पुरुष करते हैं, तो वो एक माफिया के गैंग के गिरोह में भी घुस गई और वहां पर उसको
अंदर की खबरें निकालने के लिए वो फिर उससे प्रेम का ढोंग भी कर रही है, उसके साथ सेक्स भी कर रही है। तो जब तक ग्लैमर नहीं होगा, जब तक सेक्स नहीं होगा, तब तक महिला को लेके फिल्म पूरी नहीं होगी। ये जो समस्या है, ये निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिस पर हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। मतलब आप महिला की आजादी की एक जी। आशीष जी, और मैं इसी हम्म। कंटिन्यूएशन में जिक्र करना चाहूंगा, हम्म। जैसे पिंक जैसी फिल्मों की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो हम्म। पूरी तरह से सोच के लेवल पे ले जाती हैं कि महिला की, जब हम इमेंसिपेशन की बात करते हैं, उसके अपने बारे में आत्मनिर्णय या निर्णय लेने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इस तरह की फिल्में भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय सिनेमा की दृष्टि से। जी। तो आप जो कह रहे हैं वो उस सिनेमा की बात कर रहे हैं जिस सिनेमा में महिला को विमेन एमेंसिपेशन या महिला की स्वच्छंदता, आजादी या उसको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए श्रेष्ठता का पैमाना भी जो है वो पुरुष या पुरुषवादी सोच ही तय कर रही है। तो ये एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। और आपने वेब सीरीज की बात की, तो मेरा मानना है कि सिनेमा में तो फिर भी कुछ गुंजाइश बची हुई है, लेकिन वेब सीरीज नाम की जो विधायक निकली है, तो वो तो पूरी की पूरी तरह उसकी ओरिजिन ही बड़ी कमर्शियल बेस्ड है। जी तो हाँ, यहाँ पे आशीष जी, जैसे आपने अभी कहा ना कि तो जो क्या जो संवेदना की बात अगर हम करें, तो जो महिला निर्देशक है वो निश्चित रूप से पुरुष निर्देशकों के मुकाबले बेहतर काम कर सकती हैं, 100% जहां पर महिला केंद्रित विषय हैं। और अगर बिल्कुल लेटेस्ट हम एग्जाम्पल लें, तो हम यहाँ लापता लेडीज की बात कर सकते हैं, जो किरण राव ने डायरेक्ट की है और आमिर खान ने जिसको प्रोड्यूस किया है। तो या जैसे हम आर्चीज की अगर हम बात करें, जोया अख्तर ने अभी तो या मेघना गुलजार के जो सैम बहादुर की अगर हम बात करें, तो जो महिला निर्देशक हैं, वो मुझे लगता है कि उनका जो महिलाओं का ट्रीटमेंट है उनकी फिल्मों में, वो कहीं बेहतर होता है, होना भी चाहिए। और लेकिन पुरुषों को भी, क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री, हम कुछ भी कह लें, आज भी पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है, और बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं जहां महिलाएं होती ही नहीं है, या होती भी हैं तो इक्का दुक्का महिलाएं होती हैं। तो वो अभी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और समय लगे। अच्छे फिल्म मेकर भी हैं, पुरुषों में भी अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने महिला विषयक फिल्मों को लेके अच्छा काम किया। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि महिला निर्देशकों को, महिला लेखिकाओं का संवेदना का स्तर बिल्कुल ही अलग होता है, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं की संवेदनशीलता पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा नाजुक, नर्म और गहरी होती है, बल्कि ये कहना चाहिए गहरी होती है। और आज की तारीख में मतलब वी हैव कम अ लॉन्ग वे, एक लंबा सफर हमने तय किया है। जब 70 के दशक में हमारे पास इक्का दुक्का महिला निर्देशक हुआ करती थी, जिसमें शुरुआती दौर में सई परांजपे जैसी निर्देशिकाएं हैं जिन्होंने एक बेहतरीन सिनेमा दिया। और आज की तारीख में बहुत सारी महिला निर्देशक हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें दी हैं। विमेन टॉकिंग विमेन स्टोरीज एक बात ही कही जाती है, विमेन मेकिंग विमेन स्टोरीज। तो अच्छी बात है, उससे एक द अदर साइड ऑफ विजन भी हमको पता चलता है। और आज की तारीख में इस तरह के कई बहुत सिनेमा आ रहा है। वेब सीरीज तो खैर जैसा कि आपने बोला है कि हाँ वो कमर्शलाइज ज्यादा है। और इसके अलावा आपने बात की सेक्स एंड सेक्सुअलिटी इन बॉलीवुड, जिसमें दो पहलू हैं। एक तो महिला को ऑब्जेक्टिफाई करना, विमेन एमेंसिपेशन या विमेन लिबरेशन के बावजूद, उस तरह की बातें करने के बावजूद, जिसमें एक तरह से कैमोफ्लेजिंग की जाती है, दिखाया जाता है कि हाँ भाई हमारी महिला बहुत आगे बढ़ चुकी है और वो दुनिया के बड़े बड़े काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसके सिनेमा के कहानी में उसका इस्तेमाल जो है उन ग्लैमर कोशेंट को भरने के लिए भी किया जाता है, जिसके लिए हमारे पिछले 2-3-4 दशक से जिस तरह से उसका इस्तेमाल होता रहा है महिला किरदार का। उसके अलावा जो मीरा नायर, दीपा मेहता जैसे फिल्मकारों का सिनेमा है, फायर वाटर, इस तरह की फिल्मों की आपने बात की, पार्श, लीना यादव की नो मीन्स नो, है ना, नो का मतलब नो, जो एक बहुत बड़ा केस बनता है मीटू के जमाने में, जो कि एक बहुत बड़ा डिफेंस और बहुत बड़ा एक मिशन बन गया था, मूवमेंट जिसका अनारकली ऑफ आरा, इस तरह की फिल्में हैं। तो इन सब पे आपने चर्चा की। इसके अलावा इस फिल्म आपकी किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है, फेमिनिज्म एंड लिबरेशन इन बॉलीवुड। तो इसमें उन तमाम फिल्मों का नाम दिया है जिसमें महिला एक अपने अस्तित्व के तौर पे समाज में किस तरह से अपनी जमीन पुख्ता करती है, आगे बढ़ती है, और उसके संघर्षों की कहानी को उसके नजरिए से दिखाया गया है, उसको पोर्ट्रे किया गया है, डिपिक्ट किया गया है। चक दे इंडिया, क्वीन, मैरी कॉम, कहानी, हाईवे, इस तरह की तमाम फिल्में हैं। और इनमें से कुछ फिल्मों में ये भी निकल के आता है कि हाँ, शादी ही जिंदगी की मंजिल नहीं है, महिलाओं के एस्पिरेशंस क्या है, उनका वजूद क्या है, वो अपनी जगह को क्लेम करना चाहती है सोसाइटी में। तो इसके जरिए
बोला गया है। इस जी तरह के सिनेमा में मैं चाहूँगा कि आपका जी जी नज़रिया क्या है? अ, फेमिनिज़्म एंड लिबरेशन इन बॉलीवुड। जी, जी। आशीष जी, जब हम लिबरेशन की वीमेन लिबरेशन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज़ नहीं है कि जो महिलाओं को लेके जो लिबरेशन का थॉट है, वेस्ट का थॉट है, अलग-अलग देशों में गया, सबने अपने-अपने ढंग से इंटरप्रेट किया। इंडिया में भी अगर हम देखें, इवन कॉन्सेप्ट के लेवल पे भी वीमेन लिबरेशन में भी बहुत सारी धाराएँ निकली बाद में। तो वैचारिक तौर पे अलग-अलग धाराएँ हैं, भारत में अलग तरह से हमने अपने समाज के हिसाब से उसको लिया। तो जहाँ पर महिलाओं को अपनी एक अस्तित्व की बात भी है, उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी की बात भी है, लेकिन क्या वो सबसे अलग होगी? क्या वो सबके साथ होगी? क्या वो पति के साथ रह के उनकी स्वतंत्रता होगी? क्या परिवार के साथ होगी? ये बड़े गूढ़ विषय हैं, जिनमें कोई अभी अंतिम सत्य जैसा तो नहीं है, ये सब डिबेटेबल चीजें। लेकिन जब हम भारतीय फिल्मों की बात करते हैं, तो पीके जैसी फिल्मों का भी उदाहरण हमारे सामने है, टॉयलेट एक प्रेम कथा का भी एग्जाम्पल है, पैडमैन का भी हमारे पास एग्जाम्पल है, इस तरह की। तो ये सारी जो फिल्में हैं, जो कहीं ना कहीं महिला, जैसे कि अब हम इस तरह की फिल्म, टॉयलेट एक प्रेम कथा की बात करते हैं, तो अब ये आज भी है, हालांकि पहले से तस्वीर काफी बदली है, कि गांव में जो महिला रहती है, अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो, उसके घर में टॉयलेट नहीं है। भारत में गांव में घरों के अंदर टॉयलेट बनाने की परंपरा नहीं है। तो गांव की महिला के सामने बाकी सारी लिबरेशन की बातें बहुत बाद में है। सबसे पहले बेसिक बात है कि हर व्यक्ति को शौचालय चाहिए, और शौचालय नहीं है तो वो कहाँ जाएगी? तो अब इस तरह के आज से 50 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ये भी कोई विषय हो सकता है फिल्म बनाने का, लेकिन उसके ऊपर फिल्म बनी। तो इस तरह की फिल्मों में तो ये बिल्कुल अलग तरह, ये फेमिनिज्म या कभी एक अलग तरह के रूप हैं। फेमिनिज्म केवल झंडा उठाने से नहीं होगा, फेमिनिज्म मतलब बिल्कुल सही, महिलाओं को बेसिक चीजें मिलनी चाहिए। तो वो बिल्कुल। बेसिक्स की बात करती है, पैडमैन की जैसे बात है। पैडमैन आगे दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है इस तरह का, कि आज से 10 साल पहले तक भी, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जो मेंस्ट्रुएशन के बारे में तो कोई बात करने को ही नहीं तैयार था, वो गंदी बात मानी जाती थी, यह बात आप कैसे कर लेंगे समाज के बीच में। उस विषय पे फिल्म बनी, और इसी समाज ने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया। अब आप देखिए, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, क्लब्स हैं, जहां पे ये बात होती है, पैड स्टूडेंट्स जो है वो लोगों को फ्री में जाके महिलाओं को बांटते हैं। तो एक देखिए, फिल्म और समाज ये एक दूसरे से बड़ी जुड़ी हुई चीजें हैं, और किसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे है, ये अगेन डिबेटेबल चीज है। और ज्यादातर फिल्म मेकर ये मानते हैं कि जो समाज में है वही हमें दिखाना है, इसके आधार पर वो भर भर के गालियां रखते हैं फिल्मों में, कि समाज में सब गालियां देते हैं। तो एक ये, दूसरा ये कि अगर हम अच्छी फिल्में बनाते हैं, तो जो समाज के, महिलाओं के जीवन से जुड़े हुए विषयों पर हैं, तो कहीं ना कहीं हम समाज को प्रभावित करते हैं, और समाज में उन मुद्दों को एक्सेप्ट करने, उन पे बात करने, और उनके बारे में चेतना पैदा करने जैसी चीजें होती हैं। और इस तरह से, इस तरह की फिल्मों का बनाना, उनके बारे में बात करना, उनका अध्ययन करना, ये समाज को प्रभावित करता है पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक रूप से। जी बहुत अच्छी बात आपने कही। और जो आप बात कर रहे थे पैडमैन या टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों की, मैं बता दूं दर्शकों को कि इस किताब में सोशल इक्वेशंस इन बॉलीवुड, जिसमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से सिनेमा के जरिए और खास तौर पे महिला किरदारों या उनके जीवन से जुड़े विषयों या मुद्दों के जरिए जो सिनेमा बना है, उनके जरिए किस तरह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और डॉक्टर अमीर सक्सेना ने बड़ी अच्छी बात कही कि पैडमैन जैसी फिल्म या टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म का जो नैरेटिव है, जो कंटेंट है, वो आज से 10-20 साल पहले शायद हम सोच भी नहीं पाते कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है सिनेमा के तौर पे समाज में। लेकिन वो तमाम वो विषयों पे फिल्में बनी और उनको सराहा भी गया। तो ये एक बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है जो सिनेमा के जरिए समाज में आया। और अच्छा सिनेमा वही है जिसके जरिए समाज जो है वो एक कदम आगे बढ़ता है, अपनी समझ को, अपनी सेंसिबिलिटी को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। इसके अलावा मैं चाहूंगा, आपने इस किताब में कुछ और विषयों को छुआ जी गया है, जैसे कि दलित महिलाओं के विषय पे जो उससे जुड़ा जो सिनेमा है, या मुस्लिम किरदार या महिलाओं के विषय पे जुड़ा जो सिनेमा है, इसके बारे में मैं चाहूंगा, इसके कंटेंट के बारे में आप जी थोड़ा सा जी जिक्र जी करें।
जी, किताब ये में। जो अंतिम चैप्टर में इस आर्टिकल्स हैं जिनमें इन विषयों की बात की गई। जैसे अभी मैं कह रहा था कि सिनेमा जो है, फ़िल्म जो है, वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन आज के ज़माने में जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो हमें महिलाओं के अंदर ही जो, अगर हम फर्दर अपनी समझ के लिए उसको क्लासिफाई करना चाहें, सब क्लासिफाई करना चाहें, तो मुस्लिम महिलाओं को किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है, दलित महिलाओं को किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है, इन विषयों को लेके हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें इन चीजों की बात की गई है। अगर हम देखें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें फिल्मों को लेके, जैसे कि उमराव जान को अगर हम ले लें, पाकिस्तान को ले लें, तो महिलाओं का किस तरह का किरदार दिखाया गया है, मतलब पाकीज़ा जैसी फिल्म, लेकिन महिलाओं की स्थिति और महिलाओं के अंदर जो इच्छा है कि अपनी जमीन तलाशने, अपनी एक स्थिति बनाने, तो पूरी तरह से एक कॉमर्शियल फिल्म होने के बावजूद एक मुस्लिम सेटिंग्स में फिल्म थी, म्यूजिक बहुत अच्छा था, लेकिन एक महिलाओं को तो केवल हिंदू नहीं, जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो मुस्लिम महिलाओं और दलित महिलाओं की, दलितों के बारे में बहुत कम बात की जाती है भारत की जो फिल्म या उनके कथानक और उनको लेके। तो ऑब्वियसली जब दलितों के बारे में ही कम बात होती है तो दलित महिलाओं के बारे में भी बहुत कम बात होती है। लेकिन ये इस तरह की सारी दलित फिल्मों की, मतलब जहां पे दलित विषयों को और महिला के विषयों को उठाया गया है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सुजाता का ही नाम आता है। बिल्कुल, मैं उसके बाद बोलने ही अगर वाला हम था अभी। जी, उसके जी। बाद हम देखें तो वैसा नाम हमें एकदम स्ट्राइक नहीं होता कि हाँ, इस तरह की कोई फिल्म बनी। हालांकि फिल्में बनी हैं इस तरह की जिसमें वनिता की अगर हम बात करें और मतलब अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें हम बात करें, उसमें इसमें पुस्तक में एक आर्टिकल इसको लेके भी है कि जो हिंदी के अलावा अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें दलित विषयों को और दलित महिलाओं के विषयों को या मुस्लिम महिलाओं के विषयों को किस तरह से उठाया गया है, तो ये भी मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण है जिस पर इस पुस्तक में ध्यान दिया गया है। जी, बहुत दिलचस्प आपने बताया। और दलित विषय ही, जैसे आपने बोला कि मेरे ख्याल से सिनेमा के विमर्श में तो वो हमेशा से रहा। 1936 में अछूत कन्या बनी थी, जी, अशोक जी, कुमार देवी का रानी। हाँ, जी, और अशोक कन्या, हाँ, समय के साथ बस ये है कि बहुत सारा वो सिनेमा जो मार्जिन पे रहा, वो मुख्य धारा में अब रिफ्लेक्ट हो रहा है कई लिहाज से। अभी हमारी बातचीत को देखते हुए हमारी एक दर्शक डॉक्टर रक्षा गीता, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने जी, कमेंट किया था कि दहाड़ एक अच्छी वेब सीरीज है। हालांकि मैंने अब ये वेब सीरीज देखी नहीं है, दहाड़। और वेब सीरीज पे पहले ही मैंने आपसे बातचीत के दौरान शक जताया था कि उनकी नीयत पे मुझे शक है, क्योंकि वेब जी, सीरीज जो है वो आउट एंड आउट एक कमर्शियल पर्पस से, कमर्शियल मोटिव से बनाई जाती है। और उसमें बहुत इस तरह की चीजें की गई हैं जिन्होंने महिलाओं का चित्रण जो है वो बहुत ही गलत ट्रैक पे ले जाके किया है। तो इसीलिए आशीष जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, हालांकि जी पूरी अब हमारी चर्चा पुस्तक पर केंद्रित है, लेकिन जी। जो अभी ताजा अगर हम स्थिति देख रहे हैं, तो जहां महिलाओं को स्वतंत्रता को लेके या उनका एक पॉजिटिव स्वरूप, उनकी आइडेंटिटी को लेके इस तरह के फिल्म मेकर्स आ रहे हैं जो इन चीजों को अहमियत दे रहे हैं, दूसरी तरफ इसके साथ ही साथ एक और धारा चल रही है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है, जहां ऑब्जेक्टिफिकेशन की, जैसे हम लोगों ने बात की, एनिमल को देखें तो एनिमल तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिस तरह की ग्रूसम वायलेंस है, जिस तरह की मिसोजिनी है, और फिर भी ये फिल्में चल रही हैं। केजीएफ सीरीज की अगर हम बात करें तो कन्नड़ की है, लेकिन हिंदी में भी डब होके वो फिल्में आ रही हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है। समाज जब प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है तो इस तरह के फिल्म मेकर्स भी हैं और फॉर वॉट एवर रीजन्स, मतलब लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, तो वो शायद इस वजह से कि वायलेंस, एक्शन, ये कहीं ना कहीं लोगों को खींचता है, दर्शकों को खींचता है। लेकिन फिल्म मेकर्स की सामाजिक जिम्मेदारी जो है, सोशल ऑब्लिगेशन के हिसाब से उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई रिग्रेसिव वैल्यूज अपनी सोसाइटी को नहीं दें, नहीं तो हम एक अच्छी सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते। फिल्म मेकर्स के ऊपर इस बात की काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने रेखांकित की। एक अजीब विरोधाभास है कि एनिमल जैसे फिल्म, जिसको एक एक स्तर पे तो दर्शक बड़े घोर बंटवारा दिखाई दिया दर्शकों में एनिमल जैसी फिल्म को। एक तरफ बॉक्स ऑफिस पे वो झंडे गाड़ रही थी सो कॉल्ड, दूसरी तरफ बहुत सारे सेंसिबल दर्शकों को इस पे घोर आपत्ति थी और उन्होंने बहुत इसकी कटु आलोचना की, इस तरह से करते हुए कि बहुत ही ये महिला विरोधी या बहुत मिसोजिनिस्टिक है, बहुत ही इस तरह से
महिलाओं को कमोडिटी की तरह से पेश करने वाली या उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म है। दक्षिण भारत की कुछ फिल्मों का आपने जिक्र किया, केजीएफ जैसी फिल्में, पुष्पा जो अभी एक फिल्म में आई जी, थी उसमें भी कहने को वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तथाकथित रूप से बहुत सफल रही, लेकिन उसमें भी इसी तरह से हीरोइन को इस तरह से दिखाते हैं या इस्तेमाल किया जाता है। कई मौके पे भाषा, बहुत सारी चीजें बहुत ही आपत्तिजनक थी। तो ये लेकिन एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है कि इन फिल्मों में बड़ी रिग्रेसिव एलिमेंट्स होते हैं और लेकिन फिर भी वो कमर्शियल सक्सेस उनको जबरदस्त हासिल होती है। तो मुझे लगता है ये एक अध्ययन का विषय है। आपको जी, क्या इसके जी। कोई पहलू समझ में आते हैं? मैं आपसे एक जी, टिप्पणी ये बस। हाँ, आशीष जी, मैं कहना ही चाहता था कि जहाँ जी। मैंने इनका ज़िक्र किया है कि ये रिग्रेसिव चीज़ें हैं, लेकिन कुछ पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, वही हमारे लिए थोड़ी उम्मीद की किरण है कि अभी अगर हम लेटेस्ट फ़िल्में देखें, सबसे जो नवीनतम फ़िल्म है, जैसे लापता लेडीज़ की बात करें, देखिए कॉमर्शियल फ़िल्म है, प्योर फ़िक्शन है, लेकिन फिर भी अपनी बात कह जाती है, महिलाओं के इमेंसिपेशन और उनके एम्पावरमेंट की बात, उनकी सामाजिक स्थिति की बात, वो कहीं न कहीं कह जाती हैं, जो अभी ये किरण राव ने बनाई है और आमिर खान ने लापता प्रोड्यूस लेडीज, हाँ। की है। जी, लापता लेडीज़ या इसके अलावा धक-धक की हम बात कर सकते हैं। हम्म। धक-धक बॉक्स ऑफिस में जो भी परफॉर्मेंस की, लेकिन एक अच्छी फिल्म थी और ये तरुण जुडेजा ने इसको डायरेक्ट किया है और इंसिडेंटली तरुण मेरा स्टूडेंट रहा है आईपी अरे यूनिवर्सिटी वाह। में। तो इस तरह की फिल्में भी हैं जो एक उम्मीद जगाती हैं कि देखो फिल्म महिलाओं से रिलेटेड जब हमें फिल्मों की बात करेंगे, उनके उस तरह के विषयों को लेके बात करेंगे। इसके अलावा हम भक्षक का भी उदाहरण ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो शेल्टर्स में जो छोटी बच्चियों के साथ जो अब्यूज होता है, उसको लेके एक फीमेल जर्नलिस्ट कैसे उसको अनकवर करती है। तो इस तरह की, तो ये ऐसी फिल्में उम्मीद भी जगाती है और हमें लगा कि यही हमें मानना चाहिए कि यही महिलाओं विषयक फिल्मों का मेन स्ट्रीम यही है, जहां पे वो सकारात्मक बात करती है और महिलाओं के समर्थन में खड़ी होती है। जी, बहुत बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत दिलचस्प बातें बताई और इस बातचीत के पहले भी मैंने बोला था, एक बार फिर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बातचीत जो हो रही है वो इस पुस्तक के लिहाज से हो रही है। इस पुस्तक में इन विषयों पे जो चर्चा की गई है और तमाम फिल्मों पे उस लिहाज से हो रही है। यहाँ पे कृपया दर्शकों से आग्रह है कि इस तरह से इसकी आलोचना ना करें कि दो पुरुष जो हैं वो बैठ के महिलावादी और नारीवादी फिल्मों पे या सिनेमा में महिला का क्या स्थान है, उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे, इसमें करीब 20 कंट्रीब्यूटर्स शामिल हैं इस पुस्तक में और मुझे लगता है कि ये एक हमने इंट्रोडक्टरी बातचीत की है इस पुस्तक, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहाने इस पुस्तक के कंटेंट पे, जो कि एक बहुत गंभीर काम है। बहुत सारा इसमें सर्वे, बहुत सारी स्टडी की गई है, उसका जिक्र भी है और इस पे हम चाहेंगे कि आगे विस्तृत चर्चा हो, इस पे विमर्श का दायरा और विस्तृत हो और उन सारे सहयोगी रचनाकारों को भी हम इसमें शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी फिल्में जो कि मुख्य धारा में उस तरह से नहीं आ पाती हैं, उसको न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के सौजन्य से अगर हम उसकी स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कर सकें, साथ में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के सहयोग से, तो मुझे लगता है कि इन विषयों को, इन बातचीत को सिर्फ चर्चा से कहीं आगे ले जाने की एक मुहिम शुरू होगी, ताकि लोगों को इस तरह का सिनेमा देखने का मौका मिले। और आखिरी में आपकी एक और टिप्पणी आज के इस मौके पे और इस किताब को लेके डॉक्टर रणबीर सक्सेना जी। जी। मेरा यही कहना है कि ये जो फिल्में हैं, खासतौर से महिला के संदर्भ में जो महिला विषयक फिल्में हैं या उस तरह के विषयों को लेके फिल्में बनाई जा रही हैं जहाँ महिलाओं की एक प्रमुख भूमिका है, उसको थोड़ा सा और सोच के लेवल पे अच्छे फिल्म मेकर्स को आगे आना चाहिए, अच्छी फिल्में बनाना चाहिए और इसके साथ ही साथ कि इस तरह की फिल्मों का अध्ययन, उनकी स्क्रीनिंग, जैसे अभी आपने कहा कि न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन उसको करे, आगे करे। इस तरह की फिल्मों का अध्ययन से मेरा मतलब है उस पे आगे शोध हो, तो नए नए उसके इस तरह की फिल्मों के नए पक्ष, नए आयाम हमारी समझ में आए, तो हमारी समझ महिला विषयक फिल्मों को लेके शायद और बेहतर हो सके, यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी समय निकाला डॉक्टर रणबीर सक्सेना जी, और इस किताब को लिखने के लिए विशेष साधुवाद, क्योंकि मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी ये पुस्तक। इसमें बहुत सिलसिलेवार तरीके से और बहुत बढ़िया कैटेगराइजेशन किया गया है, बहुत अच्छी एनालिसिस है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पुस्तक को भी लोग पढ़ेंगे और इससे काफी उनको अच्छी जानकारियां मिलेंगी और सिनेमा को देखने का एक नया अप्रोच, एक नई दृष्टि मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के डॉक्टर रणबीर सक्सेना जी। थैंक यू।